हेलो बेटा। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स और जियोलाइट। एंजाइम और जियोलाइट दोनों क्या चीज़ हैं? एंजाइम एंड जियोलाइट दोनों ही एक कैटलिस्ट के एग्जाम्पल है। कि कैटलिस्ट, देखिए एंजाइम भी कैटलिस्ट ही होते हैं और जियोलाइट भी एक कैटलिस्ट ही होता है। तो कैटलिस्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, कैटलिस्ट का एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। कैटलिस्ट जो है वो दो इसके एक तरह से टाइप्स मान सकते हैं अपन। एंजाइम्स जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, ये बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैटलाइज करते हैं। एंजाइम एक तरह का कैटलिस्ट ही है, लेकिन वो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस एग्जांपल के तौर पे जो लिविंग बींग्स के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे डाइजेशन हुआ, आपके ऑक्सीडेशन हुआ, ये सब बायोकेमिकल रिएक्शंस है। और इनमें जो इनको जो कैटलाइज करते हैं वो कैटलिस्ट एंजाइम कहलाते हैं। ये तो है बायो कैटलिस्ट है। तो ये एक तरह के बायो कैटलिस्ट है। और जियोलाइट जो है, इनके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना सा मान लीजिए आप कि ये सैप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, है ना। ये सैप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एंजाइम की। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, है ना। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, इसलिए इनको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। दूसरा, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी एंजाइम्स के जो हैवियर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें नाइट्रोजन जरूर होते हैं और उनके कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स हम जानते हैं। और एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम 15,000 to 10 लाख। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं बेटा वो एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर मास है बहुत हाई होता है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी मैंने कहा कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और नाइट्रोजिनस होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि जो प्रोटीन होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अब अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड में क्या होता है, देखिए बेटा दो ग्रुप होते हैं। जैसे ये कार्बन है, एक ग्रुप तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, दूसरा ग्रुप इसमें अमाइन ग्रुप होता है NH2। ये दो ग्रुप तो होते ही होते हैं, बाकी और इधर R हो सकता है और ये H, ये होता है अमीनो एसिड हैं। और इस तरह के बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो बन जाएगी एक चेन जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन में नाइट्रोजन है ही, सीधी सी बात है, अमीनो एसिड है तो नाइट्रोजन भी होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हैवी इसलिए क्योंकि पॉलीमर बना लेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो सीधी सी बात है इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम 15,000 to 10 लाख। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एंजाइम्स प्रोटीन होता है, प्रोटीन का टाइप है ग्लोबुलर, जो आगे पढ़ेंगे, है ना। और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है बहुत हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक पॉलीमर होता है और इसमें नाइट्रोजन, प्रोटीन है तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन है ही, क्योंकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होता है और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होती ही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स की, है ना। एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर, जिस तरह से पर्टिकुलर ताले के लिए, लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती हैं, सारी कीज सारे लॉक्स को जो है खोल नहीं सकती, सारी चाबियां सारे तालों को नहीं खोल सकती। जिस तरह से एक विशेष ताले के लिए एक विशेष चाबी होती है, ठीक इसी प्रकार एक विशेष रिएक्शन के लिए, एक विशेष रिएक्शन के लिए एक विशेष प्रकार का कैटलिस्ट होना जरूरी है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, है कि एंजाइम्स जो है अपने नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैं मान लीजिए बता दूं कि यूरिया है NH2CO
NH2 यूरिया है ना। यूरिया को अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, तो यूरिएज एंजाइम ही इसमें चाहिए, है ना। तो ये बनेगा 2NH3 प्लस CO2। ये है एन मिथाइल यूरिया। इस एन मिथाइल यूरिया को अगर हम अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि ये यूरिएज केवल यूरिया को ही हाइड्रोलाइसिस करने में हेल्प करता है, बाकी और किसी कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करने में, करने में इसका कोई रोल नहीं होता। देखिए बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी। तो एंजाइम जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है कि ये किसी रिएक्शन को 10⁻20 टाइम तक बढ़ा सकते हैं। किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 10⁻20 टाइम तक बढ़ा सकते हैं, है ना। हमारे खाने में बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इन पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, और अगर इनको लेबोरेटरी में हीट करके अगर तोड़ें तो कई घंटे लग सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो है एंजाइम्स होते हैं जो इनको बहुत फटाफट तोड़कर इनका हाइड्रोलाइसिस कर देती हैं। नेक्स्ट है स्मॉल क्वांटिटी, है ना। इसका मतलब है कि एंजाइम्स जो है उनको कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में लें ये ज़रूरी नहीं है। केवल थोड़ा सा अमाउंट भी अगर हम लें तो वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन बी हाईली एफिशिएंट। ओके, तो यानी कि थोड़ी सी मात्रा अगर हम लेंगे इसकी एंजाइम्स की तो वो ही काफ़ी होती है किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने में। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये है कार्बोनिक एसिड है, और ये अगर डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, ये है 36 मिलियन, और ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो देखिए बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है। तो इसके 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स के लिए केवल इस एंजाइम का एक मॉलिक्यूल ही काफ़ी होता है। और चौथी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट होते हैं, है ना। और वो टेम्परेचर इनका होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है एंजाइम्स के लिए बहुत ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसलिए इस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट है ऑप्टिमम पीएच। इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स एक पर्टिकुलर पीएच पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और जैसा कि हमारा जो नॉर्मल पीएच है 7.4 है, तो यही पीएच इन एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम पीएच होता है, जिस पर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और अब आ जाओ एंजाइम एक्टिवेटर्स। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिवेटर्स।
एंजाइम एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, वे कंपाउंड जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हों, एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हों, वो कहलाते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स। इनको कोएंजाइम्स भी कह सकते हैं, कोएंजाइम्स, है ना, इनको कोएंजाइम्स भी कह सकते हैं। इसको देखिए मैं बाय एग्जांपल, है ना, पहले मैं लिख दूं द सब्सटेंस which increases the efficiency of enzymes are called enzymes एक्टिवेटर्स हैं, आर कॉल्ड एंजाइम एक्टिवेटर्स। और एंजाइम एक्टिवेटर्स के रूप में इनका एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल हैं, ये मेटल आयन हो सकते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, ETC, है ना, ये इनका एग्जाम्पल है मेटल आइंस, है ना। कुछ मेटल आइंस ऐसे होते हैं जो एंजाइम की जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। और लास्ट है 7वां, वो है एंजाइम इनहिबिटर्स या पॉइजन, एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजन। एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजन, है ना। एंजाइम इनहिबिटर बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे, एक्टिवेटर्स के अपोजिट होंगे कि द सब्सटेंस which decrease the efficiency of a catalyst are called enzyme inhibitors हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स उनको कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके हो जाएगा यूज़ ऑफ ड्रग्स, है ना। तो ज़्यादा जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनकी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो एंजाइम इनहिबिटर का काम करते हैं और वो नुकसान करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, है ना, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एंजाइम कैटेलाइसिस हो रहा है इस रिएक्शंस में। देखिए सबसे पहले इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर, कैन शुगर मतलब सुक्रोज, ये सुक्रोज है, सुक्रोज, इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। देखिए बेटा, इसमें देखने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है तो ये एल्डोज शुगर होती है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है इसलिए कीटोज शुगर होती है। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग अलग है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। इस ग्लूकोज को फिर अगर अपन डिकम्पोज करेंगे जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में अब जो है डिकम्पोज होकर इथेनॉल बनाता है, ये है इथेनॉल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाती है ना। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च, ये है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, डायस्टेज एंजाइम की, तो ये माल्टोज फॉर्म करता है, ये हो गया माल्टोज है। और ये कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, अब ये जो माल्टोज है इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं अगर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वापस बनता है ग्लूकोज है। और इसी तरह से अगर इथेनॉल जो है इसको अगर ऑक्सीडाइज करते हैं, इथेनॉल को
माइकोडर्मा एसिटाई, ये माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम है। तो इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं माइकोडर्मा एसिटाई की प्रेजेंस में तो एसिटिक एसिड और वाटर बनता है। ये एसिडिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया, ये यूरिया है, ये यूरिया है। इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बनता है। ये एग्जाम्पल वैसे बेटा कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, ये एग्जाम्पल याद तो हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि इनके जो है ना एंजाइम्स भी, इस रिएक्शन में ये एंजाइम ही था, इसमें यही एंजाइम था, पर्टिकुलर कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं ये एग्जाम्पल। तो इस ओवरलैपिंग से बचने के लिए इन एंजाइम्स के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये याद रखना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो पहली ट्रिक जो है, इसमें 2 ट्रिक बताऊंगा मैं, 2 ट्रिक में ये पूरा ये 6 के 6 एग्जाम्पल आपको लर्न हो जाएंगे। तो एक सेंटेंस बनाता हूं मैं पहले, है ना, ध्यान रखिएगा। संजू इस ग्रीन गार्डन, संजू इस ग्रीन गार्डन में से जरा एक एक मैंगो को अरेंज करो, एक एक मैंगो अरेंज करो, है ना। तो एक सेंटेंस ये बन गया। देखिए आपको ये सेंटेंस तो लर्न हो जाएगा, और अगर ये सेंटेंस लर्न हो गया तो आपको ये 3 रिएक्शन आसानी से लर्न हो जाएगी। कैसे? संजू इस ग्रीन गार्डन से जरा एक एक मैंगो अरेंज करो। इसको कैसे लिखेंगे अपन? संजू इस ग्रीन गार्डन से जरा एक एक मैंगो अरेंज करो, हैं। संजू इस ग्रीन गार्डन से ज़रा एक एक मैंगो अरेंज करो। इसका मतलब ये हो गया सुक्रोज, सुक्रोज है। और I4 हो गया ये इनवर्टेज, और ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज है। तो ये रिएक्शन बता रही है कि सुक्रोज को अगर इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। इसी तरह से ये ग्लूकोज, ये हो जाएगा जाइमेज, जाइमेज, और ये हो गया इथेनॉल है, इथेनॉल। अगर ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की साथ अगर हाइड्रोलाइज करेंगे इसकी प्रेजेंस में तो ये इथेनॉल बनेगा, और ये हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? माइकोडर्मा एसिटाई, माइकोडर्मा एसिटाई है, ये एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में ये बन जाएगा एसिटिक एसिड में। तो 3 रिएक्शन तो इसमें लर्न हो गई आपको। दूसरी जो ट्रिक बता रहा हूं मैंने आपको बताया था 2 ट्रिक, एक ट्रिक में 3 रिएक्शन लर्न हो गई, दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं और वो है स्टूडेंट्स डू यू मैनेज, स्टूडेंट डू यू मैनेज माई मैंगो गार्डन अप टू अस अराइवल। तो देखिए, स्टूडेंट्स डू यू मैनेज माई मैंगो गार्डन अप टू अराइवल्स, तो ये सेंटेंस लर्न रखोगे तो आपको 3 रिएक्शन बाकी बची हुई लर्न हो जाएगी। कैसे? स्टूडेंट्स यानी स्टार्च, डू यू यानी डायस्टेज, डायस्टेज एंजाइम, एम
मतलब माल्टोज। मैनेज। स्टूडेंट्स, डू यू मैनेज स्टार्च, डायस्टेज, माल्टोज? स्टूडेंट्स, डू यू मैनेज माई मैंगो गार्डन? तो ये तो है माल्टोज और ये एंजाइम हो जाएगा माल्टेज और ये वापस ग्लूकोज। तो माई मैनेज स्टूडेंट्स, डू यू मैनेज माई मैंगो गार्डन? माल्टोज को माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। अप टू यू फॉर यूरिया, यूरिया है। अप टू अस, ये हो जाएगा यूरिएज एंजाइम और अराइवल यानी अमोनिया, अमोनिया है। अप टू अराइव अस यानी कि यूरिया जो है उसको यूरिएज की प्रेजेंस में अमोनिया में हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। तो ये बेटा ठीक है जिसकी हेल्प से आप लर्न कर सकते हैं और अगर आपको डायरेक्टली लर्न रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम का जो एक प्रिंसिपल दिया गया था वो क्या था? लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म है ना। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है, जैसे एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है ना, उसके लीवर चाबी के इस प्रकार से बने होते हैं कि वो पर्टिकुलर ताले में ही फिट हो सकती है। ठीक इसी तरह से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही होता है ना, और उनकी लीवर इस तरह से, उनकी सरफेस इस तरह से होती है कि वो उसी में फिट होते हैं। जैसे एक इसके लिए जो एक इसे मैं एक इस डायग्राम से शो कर सकता हूँ आपको। ये मान लीजिए आपका है एंजाइम, ये है एंजाइम प्लस इसके लिए एक होता है सब्सटेंस, तो ये होता है आपका सब्सटेंस। सब्सटेंस ठीक है। देखिए इसके लीवर इस तरह से हैं कि ये इसी में फिट होंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स। ES एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स, और ये अनस्टेबल होता है और इसको फिर क्या करेगा, ये एंजाइम जो है इस सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोडक्ट बन गया और फिर ये प्रोडक्ट इससे अलग हो जाएगा, है ना। एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। अगले ही पल एंजाइम जैसा था वैसा का वैसा रहेगा
और इसके बन जाएंगे 2 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो ये एंजाइम एज इट इज़ आपको मिल जाएगा लास्ट में, और ये बन जाएंगे प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। देखिए स्टेप, इसको अगर हम स्टेप के हिसाब से समझाएं तो स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स। तो देखिए सबसे पहले ये तो एंजाइम है प्लस ये सब्सटेंस, और इन दोनों से मिलकर बनेगा एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स, है ना। ये फास्ट होगी और रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन, फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। स्टेप सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स, है ना। सेकंड स्टेप में ये जो एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बना है ये वापस डिसोसिएट हो जाएगा, है ना, और ये डिसोसिएट होकर बनाएगा ईपी यानी एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन, है ना, ये वाली। और अगले ही स्टेप में एंजाइम अलग हो जाएगा, अगले ही स्टेप में एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। लीजिए बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जियोलाइट। जियोलाइट देखिए बेटा, जियोलाइट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द जियोलाइट। तो जियोलाइट जो होते हैं ये एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, मेटल्स के एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है MaLO2X SiO2Y .ZH2O। तो ये होते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ मेटल्स, जहाँ M जो है वो मेटल है, और इसमें क्या हो सकता है, इसकी जगह सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, और यहाँ जो H2O है वो क्रिस्टलाइन वाटर होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल पोर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे इसमें 3 डायमेंशनल पोर्स होते हैं। इस तरह से, जैसे मान लो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये मान लो ये है, तो इसमें चारों तरफ, हर तरफ इस तरह के बहुत बारीक पोर्स बने होते हैं ऐसे, है ना, और ये 3 डायमेंशनल होते हैं, सब तरफ होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की, है ना। जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक इसी तरह से इसमें भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का कैटलिस्ट है, ये एक प्रकार का कैटलिस्ट है। जैसा कि इसको नाम दिया गया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, है ना। तो इसका कारण ये है, ये इसका नाम शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों रखा, क्योंकि देखिए जिन रिएक्टेंट, अगर ये एक तरह का कैटलिस्ट है और किसी रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए, मान लीजिए कैटलाइज करने के लिए उसमें डालेंगे इसको, तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट
मॉलिक्यूल। अगर इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो साइज़ है इन पोर्स के साइज़ से छोटा होगा तो ही ये जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनमें एंटर कर पाएंगे, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनमें एंटर कर पाएंगे वो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बड़े होंगे वो इनमें एंटर नहीं हो पाएंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो जियोलाइट है वो सेलेक्ट करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कि किसको कैटलाइज करना है, इसलिए इनको बोलते हैं सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एक फेमस एग्जांपल है ZSM5, है ना। ये एक प्रकार का जियोलाइट है ZSM5। इसका यूज़ अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अल्कोहल ZSM5 ये डिहाइड्रेट करेगा इसको, डिहाइड्रेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में भी इसको, अल्कोहल को इसमें हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने में ZSM5 एक प्रकार का जियोलाइट है, इसका यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।